अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हाजरा रूज। जैसा कि आप सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं सब्जेक्ट वाइज गाइडलाइंस लेके आऊँ, तो आई एम स्टार्टिंग विद फिजिक्स। एज यू ऑल नो कि आई appeared in NMD CAT 2021 and I got 53 marks out of 56 in physics. So in this video I'll share कि मैंने कहाँ पे अपने ये 3 मार्क्स लूज़ किए, कौन से मेरे वीक पॉइंट्स थे और कौन से पॉइंट्स थे जिनके ऊपर ग्रिप स्ट्रांग होने की वजह से मेरे 53 मार्क्स आए। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि फ़िज़िक्स हो या कोई भी और सब्जेक्ट हो, तो उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए, हाईएस्ट मार्क्स लेने के लिए जो ज़रूरी बात होती है वो ये होती है कि आपको तीनों एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। सिर्फ ये नहीं होता कि आपने तैयारी कर ली तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, या आपने टेस्ट को अटैम्प्ट अच्छा कर लिया तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बल्कि आपको इन तीनों चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। वो कौन सी तीन चीज़ें? सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग हो, आपको टेस्ट अटैम्प्ट करने का तरीका आता हो, और साथ ही साथ आप ना तो टेस्ट से पहले पैनिक करें और ना टेस्ट के दौरान पैनिक करें। इन तीनों एरियाज़ को आपने स्ट्रांगली डील करना है, और कैसे डील करना है कि मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। जिन तीन इंटर रिलेटेड चीज़ों का जिक्र किया था उनमें सबसे पहले हम डील कर लेते हैं प्रेपरेशन के साथ, कि आपको अपनी प्रेपरेशन किस तरह से करनी है। मैं अगर आपको बताऊं तो आपको दोनों चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ता है। अपने सिलेबस की कवरेज पे, यानी आपने बुक्स कौन सी यूज़ करनी है, उनकी थ्योरी को कैसे पढ़ना है, इस वाले टॉपिक को, इस वाले पोर्शन को भी अच्छे से डील करना होता है। ये नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहें और आप बुक्स को हाथ ही ना लगाएं और आपके यहाँ पर टेस्ट अच्छा हो जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ आपको अपनी प्रैक्टिस भी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है, यानी आपको एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। सिर्फ पढ़े और एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट किए बगैर आप डायरेक्ट जाके टेस्ट में बैठ रहे हो और आप सोचें कि आपका टेस्ट अच्छा होगा, तो ये वाली बात भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपके कौन से पॉइंट्स वीक हैं, आपके कौन से पोर्शंस ऐसे हैं जिसके ऊपर आपकी ग्रिप स्ट्रांग नहीं है, वहाँ पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि आपके वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं, कैलकुलेशंस करनी होती हैं, क्योंकि आपको कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता, ये बात आप सबको पता ही होगी। तो फिर उस सूरत में क्या होता है कि जो आपने बार बार प्रैक्टिस की होती है उसी के साथ आपको कुछ वैल्यूज़ याद होना शुरू हो जाती हैं। साइन 90 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू, ये सारी वो वैल्यूज़ होती हैं जो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ याद होना शुरू हो जाती है, √2, √3। तो इस तरह से क्या है कि आपको प्रैक्टिस से और भी बहुत सी चीज़ें पता चल रही होती हैं जो कि डायरेक्ट आपको टेम्पटेशन से नहीं पता चलेंगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको ये सारी बातें समझ आती रहेंगी। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होता है प्रैक्टिस से। प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन के लिए आपको 2 ही बुक्स रिकमेंड करूँगी। ये है कि एक आप पंजाब बोर्ड की बुक को यूज़ करें और दूसरा केपीके बोर्ड की बुक, जो कि फेडरल बोर्ड में भी वही रिकमेंड की जाती है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों बुक्स से पढ़ना है, अपनी आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। एक पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप पहले पंजाब बोर्ड की बुक से पढ़ लें, क्योंकि उसके अंदर ज़रा ज़्यादा डिटेल्ड और उसमें समझने में ज़रा ज़्यादा आसानी होती है। कलरफुल सी बुक है और सारी चीज़ों को ना अच्छे से सिस्टमाइज मैनर में लेके चल रहे हैं वो। और बाकी क्या करें, आप दूसरी दफ़ा में जाके फेडरल बोर्ड की बुक को एक दफ़ा कंप्लीट रीड दे दें, इट विल बी एनफ फॉर यू। और बार बार फिज़िक्स में ना एक ही चीज़ को 10 दफ़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। होता ये है कि आपने एक दफ़ा में, जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे थे उसको, आपने उसको कंप्लीट कर लिया, इट्स गुड। जब आपने सेकंड टाइम करना है तो उसके लिए आपने क्या किया हो कि फर्स्ट टाइम से या तो आपने अपने नोट्स बनाए हो शॉर्ट लिस्टिंग के, जैसा कि मैं अपनी हर एक वीडियो में कहती हूँ, या फिर आपने क्या किया हो कि आपने अपनी बुक के ऊपर ही हाइलाइटर को यूज़ करके उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया हो जो आपको लगता है कि यार ठीक है, अगली दफ़ा ये पढ़ना ज़रूरी है। बाकी ए टू जी फिज़िक्स को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कुछ पॉइंट्स को जो है वो नोट करें, या फिर फार्मूलाज, ग्राफ्स, साइड बॉक्सेस, इस तरह की चीज़ें हैं जिनको आपने खुद अपने लिए ऑर्गेनाइज किया हो, या तो बुक ही पे हाइलाइटर की मदद से, स्टिकी नोट्स की मदद से, या फिर आपने उसके नोट्स बनाए हों। प्रैक्टिस की बात कीजिए तो उसके लिए आपको केप, स्टेप्स और स्टार्स बेस्ट रहेंगी। आप इन तीनों की बुक्स को यूज़ करें। साथ ही साथ जो पेड टेस्ट हैं, यानी हमारी दफ़ा पीएमसी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम टेस्ट ले रही थी, तो उन्होंने कुछ पेड टेस्ट दिए थे जो कि आई गेस 600 का 6 टेस्ट का एक बंडल था। टोटल 36 टेस्ट थे जिनको हमने पे करके ख़रीदना था, और उसके बाद जो था उनको हम अटैम्प्ट कर सकते थे, तैयारी हो रही थी और बाकी आपको पता भी चल रहा था कि किस किस्म का बैंक है उनका। तो अगर इस तरह का आपकी बारी भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको ज़रूर अवेल करें। इसके अलावा बाकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो कि भी वो सारे के सारे पेड टेस्ट अपलोड कर देती हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। लाइक जो मैंने पेड टेस्ट सॉल्व किए थे वो स्कैन अकेडमिक से किए थे, जो पास्ट एमसीक्यूज थे, यानी जो बच्चे पहले आके, जिनका टेस्ट मुझसे पहले हो गया था, मेरा टेस्ट 28 सितंबर को था, तो जिन बच्चों का टेस्ट इससे पहले हो गया था, वो जो जो एमसीक्यूज बता रहे थे वो भी डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल थे, लाइक वाइस गॉट पे। तो कोई भी आप ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट ले लें जो कि आपको अच्छी लगती है, या जहाँ से आप यूज टू हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो उस जगह पे जाके आप उन एमसीक्यूज को भी ज़रूर देखें। उसका भी बहुत फ़ायदा होता है, काफ़ी एमसीक्यूज रिपीट भी हो रहे थे।
आगे बात कर लेते हैं कि जैसे कि एफएससी के स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपने एग्जामिनर के लिए ईज क्रिएट करना है, लेकिन एमडी कैट के स्टूडेंट्स को मेरी स्पेशल एडवाइस ये कि आपने अपने लिए खुद ईज क्रिएट करना है। अब खुद ईज कैसे क्रिएट करना है, इसका मतलब ये है कि आपने मुश्किलात में से अपने लिए खुद आसानी ढूंढनी है। कैसे? आप निमोनिक्स बनाएं। निमोनिक्स कौन से बनाएं? वो वाली चीज़ें जो आपको कंफ्यूज कर देती हैं। लाइक अगर मैं अपनी एक एग्जांपल दूं तो मुझे कुछ चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम को ले लें, वहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। इसी तरह मैथ स्प्रिंग सिस्टम में होता है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कभी कभार उल्टा हो जाता है कि जी एल ऊपर आएगा, जी ऊपर आएगा। तो इसको डील करने के लिए मैंने कौन से निमोनिक्स बनाए? अगर हम मैथ स्प्रिंग सिस्टम को देखें तो वहाँ पे मैंने ये इस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला को याद करने के लिए निमोनिक बनाया। फिक्र कम किया करो, यानी कि जो एफ है वो रेफर कर रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ, फिर कम है तो इट मीन्स के ऊपर और एम नीचे। इसी तरह जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम का था उसको किस तरह से किया, फिर घूम लेना, अभी पढ़ लो। इट मीन्स के यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि पहले एफ है तो वो एफ फ्रीक्वेंसी का हो गया, फिर घूम लेना मीन्स जी और एल। आई नो ये फिर होता है, लेकिन मैंने इसको याद करने के लिए फिर लिख लिया था ताकि मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाए। हैंडमेड नोट्स एक दफ़ा तो आप पढ़ लेंगे, दूसरी दफ़ा ये टाइम नहीं होता कि ए टू जी बैठ के सारा पढ़ने लग पड़ो। उसके लिए क्या करना है, या हाईलाइटर यूज़ करना है या नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स कैसे बनाने हैं, उन नोट्स के अंदर आपने कुछ चीज़ों को कवर करना है। एक तो ये कि थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जिसकी लॉजिक नहीं होती, बस रट्टा बेस होती है, लाइक कुछ कॉन्स्टेंट्स हो गए या कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो आपको एज इट इज़ याद रखनी पड़ती हैं, उसके अंदर कुछ समझने वाला नहीं होता। तो वो वाली चीज़ आप लिख लें, क्योंकि समझने वाली चीज़ याद रह जाती है, जबकि जो ये रट्टा बेस्ड चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादातर भूल जाती हैं। तो उनको आप अपने नोट्स में लाजमी लिखें। उसके अलावा कॉन्सेप्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन, अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट समझा है और वो कॉन्सेप्ट अगर तो आपको लगता है कि ठीक है ये आपको ऑलरेडी आता था, अभी भी आता है और याद रहेगा, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट नया है तो उस कॉन्सेप्ट को ज़रूरी नहीं है कि आप बुक वाली वर्डिंग में लिखें। अपने लिए कोई आसान सी वर्डिंग चूज़ करें और उसका एक फ्लो चार्ट टाइप बना के अपने लिए आसानी क्रिएट करें और उसको रख लें, ताकि आप उसको 1 मिनट में देखें और आपका सारा के सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। फिर होती है माइन्यूट बट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कुछ माइन्यूट इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आप अक्सर स्किप कर देते हैं और एग्जामिनर की नज़र लाजमी जाके उन्हीं माइन्यूट इन्फॉर्मेशन और पॉइंट्स पे पड़ती है। वो क्या होते हैं, साइड बॉक्सेस होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि बीच में लिखी होती हैं और आपको नज़र नहीं आ रही होती, मतलब उसकी हेडिंग नहीं होती लेकिन वो एक सब टॉपिक का पार्ट होती हैं। इस तरह की चीज़ें अक्सर बच्चे जो है वो मिस कर देते हैं। ये मेरे फिज़िक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट है, होपफुली आपको क्लियर होंगे। देन ये उसका नेक्स्ट पेज, तो यहाँ पे मैंने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को जो था वो समराइज़ करके लिखा हुआ था कि आगे जो कैपेसिटेंस का टॉपिक है उसका सेकंड पार्ट था, ये उसके नोट्स है। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो नोट की हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने एक दफ़ा लिख लिया उसके बाद भी मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि इसमें से भी मज़ीद शॉर्ट लिस्टिंग होनी चाहिए उनकी, जो कि बिल्कुल मैं लास्ट डे पे देख लूँ, तो उनको भी मैंने क्या किया, हाईलाइट कर लिया। उसके अलावा ये साइन और कॉस का टेबल है जो कि आगे भी मैंने आपको समझाया हुआ है। ये ग्राफ्स हैं, तो हमने क्या क्या पॉइंट्स लिखने थे, सबसे पहले हमने लिखना था कि जो चीज़ें हमें भूल जाती हैं, फिर हमने क्या लिखना था, ग्राफ्स बनाने थे। देन हमने क्या करना था, माइन्यूट के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि साइड बॉक्सेस, और फोर्थ पे हमने मिस्टेक्स लिखनी है। जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे ये सारे MCQs है जो कि मैंने शॉर्ट करके लिखे हुए हैं, जो कि मुझे समझ आ रहे थे कि मैंने क्या किस चीज़ को कैसे समराइज़ किया। ये एक सर्किट था और इसमें जो थी हमने इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना था। तो इसी तरह आप भी आपकी जो मिस्टेक्स हो MCQs को, या तो उनको वो वहीं पे हाईलाइट कर लें या फिर आप उनके नोट्स बना लें। ये काफ़ी थे कि मुझे नज़र तो आ रहा था कि यहाँ पे ये मेन बातें। तो अगर इसी तरह आपके पास टाइम है तो ठीक है, आप प्यारे तरीके से लिख के नोट्स बना लें, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक पेन से भी नोट्स बना सकते हैं, जल्दी भी बन जाएंगे और आपका फ़ायदा भी हो जाएगा। तो आपने अपने लिए आसानी ढूंढनी है। प्रैक्टिस स्ट्रेटजी कि अब आप प्रैक्टिस कैसे करें। हो गया कि आपने अपनी तैयारी भी स्ट्रॉन्ग कर ली, बुक्स को भी कवर कर लिया, और अब आपने क्या किया कि शॉर्ट लिस्टिंग के नोट्स भी बना ली। अब आपने प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। प्रैक्टिस करनी कैसे है, तो सबसे पहली बात कि आपने रैंडमली नहीं करना कि एक दिन आपने चैप्टर पढ़ा तो आपका दिल किया कि स्टेप से कर लेते हैं, दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा तो आपने कहा चलो इसकी तैयारी टिप्स से कर लेते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है। आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आपका एक सिस्टमाइज्ड पैटर्न हो आपके पास, कि अगर आपने स्टेप से करना है तो आपने सारे चैप्टर्स को पहले स्टेप से कवर करना है, स्टेप्स के उससे रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं वो सारे के सारे सॉल्व करने हैं, उससे रिलेटेड सारी की सारी वर्कशीट सॉल्व करनी है,
और फिर अगर जब वो आपकी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप गिफ्ट्स पे जाएँ। क्योंकि जब आप थोड़ा सा इधर से कर लिया, थोड़ा सा उधर से कर लिया, तो आप किसी भी एक को कंप्लीटली नहीं लेके चलते, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप एक तरफ से भी छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ से भी छोड़ देते हैं, और एंड पे आपका अपना लॉस हो जाता है। फिर कीप अ रिकॉर्ड, कि आपने अपने पास एक रिकॉर्ड रखा हो कि मेरी प्रोग्रेस पहले कितनी थी, कितने परसेंट मार्क्स आ रहे थे, कितने एमसीक्यूज गलत हो रहे थे, अब मेरी प्रोग्रेस ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। उसके अलावा आपके पास ये भी रिकॉर्ड हो कि ठीक है, जब मैंने फर्स्ट टाइम तैयारी की थी तो मैंने स्टेप्स और किप्स दोनों बुक्स को कंडक्ट जो था वो कंसल्ट किया था, सॉरी। और जब मैंने दूसरी दफ़ा तैयारी की तो मैंने स्टार्स को भी जो है वो कंसल्ट कर लिया। अब जब मैं तीसरी दफ़ा रिवाइज़ कर रहा हूँ तो ठीक है, अब मैं किसी और सोर्स को देख लेता हूँ। तो उस तरह करके आपके दिमाग में एक प्लान हो, एक स्ट्रैटेजी हो। ये नहीं कि बस उठा और जो दिल किया वो पढ़ना शुरू कर दिया, जो दिल किया उसको अटेम्प्ट कर लिया। फिर ट्रैक योर प्रोग्रेस, वही बात कि आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है कि आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कहाँ पे किन एरियाज़ पे आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और कौन से एरियाज़ हैं जिनको आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, उनको आपको कम टाइम देना चाहिए, वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कि आपके दिमाग में एक स्ट्रेटजी हो, एक गोल हो, एक टारगेट हो जिसके बारे में आप कंसर्न हो कि ठीक है मुझे इस तरीके से पहुँचना है और इस जगह पे पहुँचना है, देन यू विल डेफिनेटली डू योर बेस्ट। न्यूमेरिकल्स कोई भी हवा नहीं है, बल्कि ये भी इसी दुनिया की चीज़ है और बहुत ही आसान सी चीज़ है। न्यूमेरिकल्स को अगर आपने अच्छे से अटैम्प्ट करना है बगैर कैलकुलेटर के, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। कैलकुलेटर नहीं होता, लेकिन वैल्यूज़ बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ नहीं दे दी जाती जो आपसे सॉल्व ना हो। वैल्यूज़ ऐसी ही दी जाती हैं जो कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना ईजी होता है। आपके साथ के सारे बच्चे भी कर लेंगे, हम भी करके आए हैं और आप भी कर लेंगे, इसमें परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वही बात कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको जगह जगह पे पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, कैलकुलेटर के बगैर मुझे कुछ वैल्यूज़ याद करनी है, साइन की, कॉस की, टेंजेंट की वैल्यूज़, उसके अलावा अंडर रूट 2 की वैल्यू, अंडर रूट 5 की वैल्यू, अंडर रूट 3 की वैल्यूज़, ये मोस्ट कॉमनली यूज वैल्यूज़ है। तो जब भी आप प्रैक्टिस के दौरान बार बार करते हैं ना, तो इनको कर करके अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी लिख रहे हो ना वहाँ पे, तो आपको याद रहना शुरू हो जाती है कि अच्छा ठीक है ये है। वो भी आप एक जगह पे टेबल बना लें, वहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो है उनको नोट कर लें। आगे मैं आपको टेबल बनाने का तरीका भी सिखा दूँगी। फिर राउंड ऑफ करना, ये भी एक अप्रॉक्सीमेशन की स्ट्रेटजी होती है। लाइक कि अगर मैंने आपको एक कोई एमसीक्यू दिया, उसके ऑप्शंस जो है वो 16 है, 20 है और 24 है। अब इनके अंदर काफ़ी सारा गैप है। अगर आपका आंसर है जो कि आपको एग्जैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन आपको लगता है कि यार ठीक है 21 तक होगा, मतलब 20.8, 20.9, तो अब आपको इसके अंदर कैलकुलेटर नहीं है, आप एग्जैक्ट नहीं निकाल पा रहे, तो आप टाइम वेस्ट ना करें। आपको पता चल गया ठीक है 24 तो बहुत दूर है, 16 जो है वो तो जाता ही नहीं है उस तरफ, 20 पास पास है, चलो ठीक है इसको 20 को कर दो। सो इस तरह से थोड़ा सा जो है वो मेंटल मैथ्स को यूज़ करना होता है। मेंटल मैथ्स क्या होती है? मेंटल मैथ्स होती है, इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ये एक एमसीक्यू है, इसको पढ़ें। इसके अंदर क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके कौन से दो कंपोनेंट्स है, 4i+3j। अब वो एक प्लेन से पास करें। प्लेन कौन है सर? मतलब एक जो एरिया है वो कौन से प्लेन में है, वाई प्लेन में, और एरिया कितना है 5 मीटर स्क्वायर का। अब 5 मीटर स्क्वायर का एरिया जब वाई प्लेन में है, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट होगा तो आपको तभी पता चल जाएगा कि जब वो वाई प्लेन में है तो उसमें से वाई वाला कंपोनेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड का गुजरेगा ही नहीं, उससे तो गुजरेगा ही एक्स कंपोनेंट का। तो सिर्फ आपको तब जाके पता चल जाएगा कि ठीक है 5 4 20, तो ये 20 वोल्ट मीटर होगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात आएगी नहीं तो आप क्या करेंगे? आप उल्टा जाके पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट्स को जो है वो ज्वाइन करके इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंगल ढूंढेंगे, उसको करेंगे, और इसके ऊपर आपका इतना सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है? स्मार्टली खेलना है, और ये सारा के सारा स्मार्ट काम आपको आएगा कहाँ से? प्रैक्टिस से। तो अपनी प्रैक्टिस स्ट्रांग रखें और चीज़ों को थोड़ा सा समझने की तरफ जाएं, आप इजीली ये सब कुछ कर लेंगे। कुछ कांस्टेंट्स होते हैं जिनको एज इट इज़ याद रखना होता है, तो इन सारे कांस्टेंट्स को भी एक जगह पे लिख लें, जो तो हमें पता है। अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज, ये वो बातें हैं जो कि हम 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं और फिर ये नहीं भूलती। लेकिन आपने क्या करना है कि इनको जाके, अगर जो नए नए कॉन्स्टेंट्स हैं जैसे कि रेडबर्ग्स कॉन्स्टेंट्स है या स्टीफन बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, तो उनको जाके आपने किधर लिखना है? एक जगह पे लिख लें जहाँ पे आप अपने चैप्टर की फार्मूलाज की शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हो, ताकि वो भी आपको याद रहे और आपके न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने में कोई मसला ना आए। अब वो टेबल जिसकी मैं बात कर रही थी साइन कॉस का, तो ये देख लें जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि आपने कॉलम्स बना लेने हैं, ऊपर आपने लिख लेने हैं सारे के सारे एंगल्स, और इधर वर्टिकल साइड पे आपने लिख लेने हैं साइन कॉस और टेंजेंट। फिर आपको क्या पता होना चाहिए कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, उनका साइन और कॉस आपस में ऑपोजिट होता है। यानी 30 का साइन 60 का कॉस है, 0 का जो साइन है वो 90 का कॉस है। तो ये वाली
इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि 45 का जो साइन है और कॉज है वो इक्वल है। इसके अलावा आपको फ्रैक्शनल और डेसिमल दोनों वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, दोनों में से कोई भी यूज़ हो रही हो सकती है। बस अपने दिमाग को खुला रखें और प्रैक्टिस करते रहें, ईज़िली ये सारी की सारी बातें आपको समझ आती रहेंगी वक्त के साथ साथ। पार्ट नंबर 2 इज़ अ टेम्पटेशन, यानी ये कि आपको पता है कि पीएमसी ने 2021 में पहली दफ़ा ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया था, तो इसलिए थोड़ी सी र्यूमर्स इस बारे में जिनको मैं क्लियर करना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि आपको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आप सबको पता होगा, जिसके ऊपर आपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना था। साथ ही साथ आपको एक व्हाइट बोर्ड दिया जाता है और एक व्हाइट बोर्ड मार्कर दिया जाता है, जिससे आपने कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो आप उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर कर लें। इसमें कोई इशू नहीं था, मार्कर नहीं चल रहा है, कुछ भी छोटा मोटा मसला है तो वहाँ पर मोडुलेटर्स थे जो कि आपके इसके सारे किस्म के इशूज़ को रिजॉल्व कर रहे थे। बाकी बात कर लेते हैं टाइम की, तो टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं था, काफ़ी ज़्यादा टाइम था। इवन बच्चे जो थे वो आधे आधे टाइम में भी टेस्ट करके जा रहे थे। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने भी कोई 1.5 घंटे में टेस्ट कर लिया था। उसके बाद जो मैंने कुछ MCQ स्किप किए हुए थे उनको मैंने देखा और उसको भी करते करते तकरीबन सवा एक दो एक घंटे में हो गया था। फिर भी मेरे पास 45 मिनट्स है, जिसके अंदर मैंने दोबारा से टेस्ट को अटैम्प्ट किया और अच्छे से अपनी तसल्ली कर ली। सो इट वॉज एन ईजी थिंग टू टैकल विद। आप लोग भी टाइम को मैनेज कर लेंगे, बबल्स फिल नहीं करने होते तो इसमें कोई परेशानी नहीं होती। इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा था, मतलब कोई इशू नहीं था इन्वायरमेंट का भी, इवन दो गर्मियाँ थी लेकिन काफ़ी अच्छा सेटअप था। आउट ऑफ सिलेबस MCQs थे और जो मेरे 3 नंबर कटे उनमें से 2 मार्क्स तो मुझे पता है कि वो लाइट के MCQs आए हुए थे, एक्सरे डायफ्रेक्शन से भी था और ये एक्सोबोसेट एक्सपेरिमेंट भी था। तो वहाँ पे मुझसे गलती हो ही थी, मतलब मुझे वो MCQs नहीं आते थे क्योंकि वो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, PMC के सिलेबस आउटलाइन में भी नहीं थे और काफ़ी टाइम हो गया था तो मुझे भूल गए थे। तो वहाँ पे वो 2 MCQs मुझे लगता है कि मेरे 2 मार्क्स वहाँ पे कटे होंगे। स्किप ऑप्शन का कोई मसला नहीं है। जो भी बच्चे कह रहे हैं कि स्किप करने से ये होता है वो होता है, तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैंने काफ़ी सारे MCQ स्किप किए थे और जब मैंने उनको दोबारा से सॉल्व किया तो मेरे लाजमी तौर पे वो कंसिडर हुए। अगर वो कंसिडर ना हुए होते तो मेरे इतने मार्क्स ना मिल सकते। चेंजिंग आंसर्स ये एक वो चीज़ है जिसको मैंने खुद भी पर्सनली अवॉइड किया, क्योंकि आपके पास स्किप का ऑप्शन है तो ठीक है आप क्वेश्चंस को स्किप कर लो बजाय आंसर्स को चेंज करने के। सो मैंने खुद भी आंसर ज़्यादा नहीं चेंज किए, 2-3 ही किए थे। तो मैं इस बारे में कोई फाइनल राय नहीं दे सकती आपको, एंड आई वुड रिकमेंड यू टू कि आप स्किप कर लें लेकिन आंसर्स को चेंज करना अवॉइड ही करें। अब बात कर रहे थे हम पार्ट नंबर 3 की, यानी लास्ट पार्ट की। वो ये कि आपने एंजाइटी को किस तरह से डील करना है। एंजाइटी भी अब 2 किस्म की होती है ना, एक प्री टेस्ट एंजाइटी जो आपको टेस्ट से पहले होती है कि भाई MCQs किस तरह के आएंगे, हम सॉल्व कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, मार्क्स कैसे आएंगे, एडमिशन होगा नहीं होगा, ये सारी की सारी जो नेगेटिव थाट्स होती हैं। और दूसरी होती है टेस्ट के दौरान आने वाली नेगेटिव थाट। तो पहले हम बात कर लेते हैं टेस्ट से पहले की थॉट्स। तो उसको डील करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो, ये फॉरमोस्ट की है। अगर आपकी तैयारी स्ट्रांग है, अगर आपको लगता है कि आपने सारे के सारे सोर्सेज यूज़ कर लिए, अपनी मैक्सिमम एफर्ट पुट कर दी है, तो डेफिनेटली आपको ये भी यकीन होगा कि सही है, अब क्वेश्चन किसी भी किस्म का आए, आई विल बी इजीली एबल टू टैकल विद इट। दूसरी बात आ जाती है फेथ इन अल्लाह। अगर आपको अल्लाह पे यकीन है, आप इस बात पे मान रखते हैं कि वाइन्ना लैसल इंसान अल्ला मा सा, बेशक इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसके लिए वो कोशिश करेगा। अब आपने अपनी कोशिश कर दी है तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जितना ईमान आप इस पर स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे उतनी आपकी एंजाइटी कम होती जाएगी। थर्ड बात आ जाती है अ साउंड स्लीप। आपने ये नहीं करना कि पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, पूरा पूरा दिन जाग रहे हैं। बच्चे ये वाली गलतियाँ भी करते हैं कि वो सारा सारा दिन जागते हैं, सारी सारी रात जागते हैं और इस वजह से क्या होता है कि उनकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। वो अपना मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को तो दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप 4 घंटे सो रहे हो और 20 घंटे आप पढ़ाई को दे रहे हैं, अगर तो आपकी बॉडी इससे यूज्ड टू है और आप कर सकते हैं तो ठीक है आप कर लें। लेकिन जैसे कि मैं नहीं कर सकती कि 4 घंटे सो के मैं ज़िंदगी गुजार लूँ, तो आपका क्या होता है कि वही काम जो आप वैसे अगर सोए हों और आपकी नींद पूरी हो तो आप 1 घंटे में करते हैं। जब आप स्लीप डिप्राइव्ड हो जाते हैं तो वही काम आप 1 घंटे की बजाय पूरा पूरा दिन आपको उसी के ऊपर लग रहा होता है। फिर एट द एंड ऑफ द डे आप परेशान होते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम लग गया और मुझसे अभी तक सिर्फ ये 2 पेज हुए हैं, 4 पेज हुए हैं। तो क्या करना है आपने अपनी नींद का ख्याल रखना है और लोगों को कॉपी पेस्ट मत करें, बल्कि आप खुद देखें कि आप किस तरह से अपने स्लीप स्केड्यूल को मैनेज कर सकते हैं और कौन सा टाइम है जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है और कहाँ पे आपको नींद को कम करके भी गुजारा हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें जिसको आपने खुद से मैनेज करना होता है। एक और बात बताती चलूँ कि टेस्ट के दौरान क्या होता है कि बच्चे देखते हैं कि यार ठीक है, अगर मुझे 10 MCQs नहीं आ रहे, 15 नहीं आ रहे तो परेशान हो गए। आपने परेशान नहीं होना, क्यों? क्योंकि अगर आपको 10-15 नहीं आते तो इट मीन्स कि स्टिल आपके पास 195 तो है ना। अगर आप उन 10-15 की टेंशन लेने बैठ गए तो आपकी वो 195 भी गए। यहाँ पे क्योंकि अब बबल शीट नहीं होती तो इसलिए वो नंबरिंग जो चेंज होने वाला सीन नहीं होता। लेकिन ये है कि सिर्फ ज़्यादातर यही होता है कि अभी इस दफ़ा ऑनलाइन सिस्टम में कि बच्चे परेशान हो जाते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, अब क्या होगा अब क्या होगा। तो जो नहीं आता
आता उसको स्किप कर दें, उसको सेकंड गो में करने के लिए रख दें। फर्स्ट गो में आपने वही करने हैं जो आपको आते हैं, बाकी सारे स्किप कर दें और परेशान नहीं होना। जो नहीं आता उसको छोड़ दें कि ठीक है बाद में देखेंगे, पहले जो आते हैं उनको मैक्सिमम अटेंशन दें और सही से सॉल्व करें। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।